बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सूरत हाल जो है वो अभी तक गैर वाज़ेह है, इस पर हम बात करेंगे। मदर बल्लाज साहब सीनियर तज़्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेट साहब बहुत शुक्रिया। मदर बल्लाज साहब आपका शुक्रिया। बेट साहब आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना ये चाहूँगा कि मुज़ाकरात के हवाले से जो ईरान ने नई तजावीज़ दी हैं वो भी ट्रंप ने मुस्तरद कर दी हैं। दुनिया भी सफारती तौर पर काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इन मुज़ाकरात का? मुज़ाकरात तो मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेल हो रहा है। कहते हैं, आओ मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेले। हम्म। तो मुज़ाकरात मुज़ाकरात का खेल हो रहा है। असल में ट्रंप का एजेंडा आपको समझना चाहिए। सर। वो ज़ियोनिस्ट है। ही इज दहशतगर्द, बुनियादी तौर पे ज़ियोनिस्ट टेररिज्म जो है ना, जी। उसको प्रीच करता है वो। और शैतान याहू भी उसको प्रीच। पीट हेग्सेट भी जो है वो उस है, जो डोनाल्ड ट्रंप और जो वो अपना स्टीव वेटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो भी इसी किस्म की दहशतगर्दी के फरोग में अमल रहते हैं। उसने दुनिया को, पूरी दुनिया को मुज़ाकरात मुज़ाकरात का झांसा दे के, चक्कर दे के, इसराइल को उसने खुली आज़ादी दी हुई है शैतान याहू का कि आप लेबनान में जितनी जगह पर कब्जा कर सकते हो ना कर लो। हम्म। अब आप देखिए, कोई लेबनान की बात कर रहा है, ईरान बात कर रहा है, पाकिस्तान किसी ने बात की लेबनान की, अमेरिका में बात की है, दुनिया की। लेबनान के अंदर जो ग्राउंड ऑफेंसिव हो रहा है और उस ग्राउंड ऑफेंसिव के नतीजे में जो कुछ वहां पे तबाही लटाने रिवर के साथ साथ नॉर्थ और साउथ में मिल रही है, वो लेबनान का 20% इलाके में से 5 से 10% तो ऑलरेडी इजराइल कब्जा कर चुका है। 1.3 मिलियन लोग हैं जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, जो कम से कम 20% पॉपुलेशन बनती है लेबनान की। अब ये खेल, ये तमाशा जारी है। इससे पहले आपने देखा 1,70,000 जेनोसाइड, लोगों का जेनोसाइड कर दिया गया, कोई नहीं बोला। उसके साथ साथ आप देखिए कि इसी दौर में वो यूएई जो इसराइल का गोद में जाके बैठ गया है, जो इसराइल का बुनियादी तौर पे टाउट बना हुआ है, जो यहूदियत का टाउट है, उनका लीडर जो बहुत बड़ा यहूदी है, वो एमबीजी क्या नाम है उसका, वो हमेशा से यहूदियत को प्रीच करता रहा है। वो भी जियोनिस्ट है, उसी तरह का दहशतगर्द है जिस तरह का दहशतगर्द ट्रंप और बाकी लोग हैं। तो हम्म। एक दहशतगर्दी का मजमुआ आपको नजर आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन देखें कि अभी ट्रंप फ्लोरिडा गया है, आपने देखा होगा, उसने ही गॉन फॉर वीकेंड टू फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जाने से पहले साउथ लॉन में उसने, जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने उससे पूछा कि जी क्या होगा जी ये जंग का, ये जंगबंदी का, क्योंकि अभी आपको पता है 3 चीजें हैं। एक करारदाद, एक 60 डेज की रेस्ट्रिक्शन है, जिसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाना पड़ता है अपना कांग्रेस के पास अप्रूवल लेने के लिए। उसमें उसने एक गेम खेली है। हम्म। तो उसने कांग्रेस को लेटर लिखा है कि जी मैंने तो 7 अप्रैल को जो जंग रोक दी थी, जंग तो रुक गई थी और सीज फायर हो गया था। हालांकि उसके बाद आपको पता है कि कितनी वायलेशन हुई है, फिर ईरानी जहाज पे हमला हुआ है, और उसके बाद अपना बहुत सारे वो कारनामे इन्होंने किए। अब उसके साथ साथ जाते जाते उसने अपनी नेवी को भी पायरेट बना दिया, क्योंकि उससे पूछा गया कि वो कहता वी आर नेवी इज सॉर्ट ऑफ अ पायरेट, यानी अमेरिका जो है वो पायरेसी में इन्वॉल्व है। और ये रिकॉर्ड के अंदर आएगा इस सेंटेंस जो उसने बोला है। दूसरा साउथ लॉन में उससे पूछा गया, उसने कहा जी दो ही, और सेंटकॉम ने उसको ब्रीफिंग दी थी जुमेरात को कि जी हम्म। अगली, तो उसने लोगों ने पूछा, उसने कहा हाँ जी सेंटकॉम ने मुझे ब्रीफिंग दी है और उसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो उन्होंने अपडेट किया मुझे। तो मेरे पास तो उसने कहा 2 ही ऑप्शन है। और उस ऑप्शन में जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने पहली ऑप्शन मेरे पास ये है कि ब्लास्ट ऑल ऑफ देम आउट ऑफ विद मैक्सिमम फोर्स एंड किल देम, यानी ईरान की तरफ उसने इशारा करके कहा कि ब्लास्ट ऑल ऑफ देम, किल देम विद मैक्सिमम फोर्स। और दूसरी ऑप्शन ये है कि जी मैं आई शुड डू समथिंग, वो कहता है लेकिन ह्यूमन बेसिस पे मैं ये नहीं करूंगा। हम्म। यानी ये पॉलिसी नहीं है, ट्रंप की जाती डिजायर है। दिस डज नॉट इंडिकेट अ पॉलिसी, इट इज डिजायर कि ब्लास्ट ऑल ऑफ देम विद मैक्सिमम फोर्स, विदाउट ब्लास्ट ऑल ऑफ इरानियन विद मैक्सिमम फोर्स, डिस्ट्रॉय देम। दूसरी ऑप्शन ये है मेरे पास कि जी मैं जो है ना डू समथिंग, और वो एक डील उनसे कर लूं। अब हम्म। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीज आप यकीन सोचिएगा। एक तो ये है कि ईरान की सजेशन वहां पहुंची है जो उसने कहा जी मुझे कबूल नहीं है, अगेन आई डोंट एक्सेप्ट देम। दूसरी ये थी कि वॉर पावर एक्ट की जो डेडलाइन है वो है जिसके ऊपर उसने खत लिखा है कि जी ये तो मेरे ऊपर एप्लीकेट ही नहीं होती,
मेरे ऊपर क्योंकि मैं तो पहले ही सीज फायर कर चुका हूँ। अब उसको पता है ये वो शख्स है जिसने व्हाइट हाउस के और हारने के बाद जो है वो कैपिटल हिल पे हमला कर दिया, तो उसकी बदमाशी का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है। अब वो कांग्रेस से बदमाशी कर रहा है कि जी नहीं मेरे ऊपर तो ये वॉर एक्ट लागू नहीं होता, मैं तो वो कर दी थी। और तीसरी चीज जो है वो अपना जो अभी आ रही है कि उसने कहा कि जी हमारी नेवी जो है ना, दे इट्स लाइक अ पायरेट, वी आर लाइक पायरेट्स ब्रोकिंग पीपल। अब इस तमाम चीजों में अगर आप उसके जहन का अंदाजा लगा ले, जब वो कहता है कि ईरान की जो सजेशन है दे आर नॉट सेटिस्फाइड और डेडलाइन भी कबूल नहीं करता, तो ये तीन कन्वर्जेंसेस जो हो रही हैं और ये वॉर अप्रूवल कन्फ्लिक्ट जो है ये जो सामने आ रहा है, इसमें ये कहना कि आई ब्लास्ट ऑल ऑफ देम, इसका मतलब उसके उसके अंदर जो डिजायर है वो किसी भी तरह से जंग रोकने की नहीं। वो इस तरीके से एक तो वो इजाजत देता है लेबनान को कि तबाही और बर्बादी करे, और दूसरी बात यह है कि वो इस सीज फायर को आगे रखना चाहता है ताकि वो जो वॉर एक्ट है उससे, वॉर अप्रूवल रेटिंग है उससे निकल सके और ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाल सके। और ईरान के ऊपर प्रेशर डालने का फायदा कोई नहीं होगा कि ईरान ने कह दिया कि हम किसी सब्जुगेशन में डील नहीं करेंगे। इन बेसिस के ऊपर आप देख लीजिए कि क्या फीचर जो है वो आप फोर्सी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यानी वहाँ पे भी कानून जो है वो वार एक्ट से बचने के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे बाकी ममालिक के अंदर होता है। बिल्कुल सही। मदर बरलाल साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि ईरान ने नई तजावीज़ दी और ईरान ने कुछ नरमी भी दिखाई, इसके बावजूद ट्रंप की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं या अमरीकी अखबार जो चीज़ें लिख रहे हैं उसके बावजूद नज़र नहीं आ रहा कि कोई मामलात जा रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ। किस तरह उधर में देख रहे हैं? अच्छा, मैंने अभी ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब की बातें सुनी हैं। मैं इनकी बातें बड़ी गौर से सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, और जाहिर है ये सारी जिंदगी अफवाज पाकिस्तान में रहे, महारत से इन्होंने काम किया और रहने वाले भी ये वाह टेक्सला के हैं जहाँ बड़ी जंगी असला तैयार होता है और पिंडी के करीब है। आप भी वही के तो अब डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर शुरू करें तो मैं जरा थोड़ा सा आगाज से लेना चाहता हूँ। ये क्वींस का इलाका है, फ्रेश मेडो, न्यूयॉर्क में जिधर ये पैदा होता है, और ये इसी तरह का लफंगा टाइप आदमी था हमेशा से। फिर आप देखिए कि ये रेसलर रहा, फिर ये बड़े बड़े जुआ खानों में जाता रहा, जुआरी रहा, और फिर ये रियल एस्टेट में से वाबस्ता है, बिल्डिंगें भी बनाता है। तो ये जिस तरह जुआरी खेल खेलते हैं ना, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन के उसी तरह खेल रहा है कि अभी और बाजी लगाते हैं। मैं हारा नहीं, हार के भी कहता मैं हारा नहीं, अभी और बाजी लगाते हैं। तो ये जो उसका भ्राटक हुआ उसका बड़ा दखल है। अब देखिए ना, वो सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम। सर आवाज आ रही है? मदर बरलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? माशी फायदे जी करते हैं। जी उसके बयानात से माशी फायदे हासिल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके करीबी लोग। वो बयान देता है, तेल की कीमत ऊपर जाती है, बयान देता है, तेल की कीमत नीचे आती है, और ये खेल सारा पैसे का है, मादियत परस्ती है। अब आप देखिए कि $30 बिलियन का नुकसान हुआ अमेरिका, जंग हार गया, कांग्रेस में मुखालफत का सामना करना, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल है कि कई वज़रा को फारग किया, कई जर्नैलों को फारग किया, और अमेरिकी अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। वहां हमारे यहाँ तो जलसा जुलूस नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका में बड़े बड़े जुलूस निकले। अच्छा, सफारती सतह पर आप देखिए कि नेटो उसको छोड़ गया, और जिन मुल्कों के जो उसके बगल बच्चे थे
ये बरतानिया वगैरह ये सारे वो उसको छोड़ गए। और फिर वो गिले शिकवे उसामा साहब करता नजर आया, कभी वो बरतानवी वजीर आजम का गिला करता था, कभी उसने फ्रांस के सदर का मजाक उड़ाया, और यहां तक पहुंच गया कि ओदी ते जनानी नहीं खिलौड़ दे दी। तो इसी तरह मदर सऊदी बरलास किंग साहब वो जो जैसे है, मदर बरलास साहब जैसे बचपन में लड़ाई किया करते थे और कहा करते थे कि तू नहीं आया मेरे नाल, तेनू दसांगा तेरी बारी ते। आप देखें कि अच्छा जो सऊदी वली अहद के बारे में किया, बुनियादी तौर पर वो मजबूर है इस नेतन्याहू के हाथों। नेतन्याहू ने पहले 7 सदूर पर ट्राई की, वो इसके चुंगल में नहीं आए। ये 8वां अमरीकी सदर है जो उसके चुंगल में आ गया। अब ये नेतन्याहू जो है, जो जिसका जो अमरानी जुबान का लफ्ज है, और इसको कहते हैं, अब नेतन का मतलब है अतिया और याहू का मतलब है अल्लाह, अल्लाह का अतिया। तो मैं पंजाबी में इसका तर्जमा अल्लाह देता करता हूं। तो ये जो अल्लाह देता है, ये दुनिया को चैन से नहीं बैठने दे रहा। अब आप देखें कि कनाडा वाले वजीर आजम कहते हैं कि जो हम 70 सेंट इनको फी डॉलर देते थे हम नहीं देंगे। वो जमाना गया। इटली की प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों को शर्मिंदा कर रही है, और आज यकीन करें मैंने एक वीडियो देखी, मैं खुद शर्मसार हो गया कि यार ये मुसलमान मुल्कों के गुलाम हुक्मरान जो हैं, ये कब अपने जुब्बे शुबे उतारेंगे। कि 5 हमारे फलस्तीनी बच्चों को इस्राएली फौजी उठा के लेके जा रहे हैं, पता नहीं उन बच्चों के साथ वो क्या करें। ज़ाहिर जुल्म करेंगे, जालिम लोग हैं। तो इटली के वजीर आजम के ख्यालात पर ही ये लोग कुछ जागे, उसने जगाने की बड़ी कोशिश की है। अच्छा, मुआशी लिहाज से भी अमेरिका जो है वो नुकसान में है, लेकिन इसराइल जो है वो उसको चैन से नहीं बैठने दे रहा। नेतन्याहू क्यों चैन से नहीं बैठने दे रहा? नेतन्याहू चाहता है कि जंग जारी रहे, उस पे करप्शन के केसेस हैं। नेतन्याहू पॉपुलर नहीं है, वो चाहता है जंग जारी रहेगी तो इलेक्शन नहीं होगा, मैं इसी तरह कंटिन्यू करूंगा। नेतन्याहू से इसराइली अवाम ही नहीं तंग, शायद इसराइली फौज भी तंग है, उसके आर्मी चीफ से भी कोई बहुत, ये नहीं कह सकते कि हर बात पे इत्तेफाक है, इख्तलाफ है। इसी तरह मोसाद चीफ जो है वो तो अपने दफ्तर ही नहीं है, कई दिनों से दफ्तर नहीं आए, उनसे भी इख्तलाफ है। लेकिन ये नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पे कायम है। आज भी उसने लबनान पे बमबारी की, अब उसने और घेरा है एक ये यूएई वालों को घेर के उसने कहा जी मैंने आपको ये आयरन डोम दे दिया और फलां कर दिया, और आपकी हिफाजत अब ये हो गया वो हो गया। और बाकी अरब मुल्कों में भी अमेरिका को असला बेचने का मौका मिल गया। काश ही अरब ममालिक जो हैं ये खड़े हो जाते और कहते नहीं भाई, लेकिन ये अमेरिका का असला हम खरीदेंगे, धड़ाधड़ असला पहुंच रहा है। यूएई की अलबत्ता हालत कमजोर है हालांकि, लेकिन वो इसराइल का साथी है। इतनी मुआशी हालत कमजोर है कि इन्होंने अमेरिकियों से मुलाकात की और कहने लगे कि जी हमने हंगामी लगाई है हालत मुईशत पर, मुआशी इमरजेंसी नाफिज की है, मगर हमें डर है कि हमें आपसे कर्जा लेना पड़ेगा, ये यूएई वालों ने कहा। ये अब आ गए हैं नेतन्याहू के चुंगल में, ये अरब ममालिक भी और अमेरिका भी। अमेरिका तो खैर निकला ही नहीं ना उसके चुंगल से, अमेरिका निकलना चाहता है लेकिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को नहीं निकलने दे रहा। अब अगर ये कुछ करते हैं तो आबनाए हुर्मुज़ में बहुत कुछ डूब जाएगा, सारा ताकत का घमंड भी डूब जाएगा। पहले ही युआन में काफी तजारत हो रही है। रूसी सदर ने कहा है कि मैं 1 जुलाई से तजारत सारी युआन में करूंगा। तो युआन में अगर 10 मुल्कों ने तजारत शुरू कर दी तो इसका काम खत्म हो जाएगा। और अगर तेल पे ये पाबंदी लगाते हैं तो ये इनकी पेट्रो डॉलर जिंदगी है। ये पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो डॉलर की वक़्त ही नहीं रहेगी। ये क्या करेंगे? ये फंसे हुए हैं। ये अब ईरान से मुआहदा भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम जरा फातिहा हो जाएं
हमारा शिमला जरा ऊपर हो, ईरान थोड़ा सरेंडर की तरफ आ जाए, चाहते हैं। लेकिन ईरान ने भी इन्हें इम्तिहान में डाल रखा है। सो एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, नर्व्स का इम्तिहान है। ईरानी इसमें पास होते जा रहे हैं। ईरानी तो इस तरह जवाब नहीं देते जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप देता है या आला देता है। मगर असल मसला मैं समझता हूं कि अरब मुल्कों का है, बिल्कुल और सही। उन बहुत से ऐसे मुल्कों का है जहां गजाई किल्लत का सामना होगा। कुछ ममालिक में गजाई किल्लत का सामना होगा, और दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां कुछ नहीं उगता। और ये जो कहते हैं ना, हमने नाकाबंदी कर दी फलानी, और ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के पास समंदर है, स्टेट ऑफ मलाइका, वहां से हम आमदोरफ्त चला लेंगे। भाई आप आमदोरफ्त चलाएं। अगर आप इधर नाकाबंदी करते हैं तो आपको पेट्रोल किधर से मिलेगा, आपको एनर्जी किधर से मिलेगी? और आपको अगर पेट्रोल नहीं मिलता तो आप क्या, जहां दुनिया में जहां कहीं भी कोई मशीनरी चलनी हो, उसके लिए ऑयल की जरूरत है। मुझे बताएं कि अगर आप इस तरफ नाकाबंदियां रखते हैं तो फिर बाकी खलीजी ममालिक का तेल भी नहीं बिकेगा। दूसरी तरफ यमन में हौसी बैठे हुए हैं, किधर आप क्या करेंगे? तो ये फंसे हुए हैं। मैं तो यूनाइटेड अमेरिका का इसको आखिरी सदर देख रहा हूं, ओके, और इसी तरह मोदी को यूनाइटेड इंडिया का आखिरी प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूं। बिल्कुल सही सर। मोदी का भी शोशा खत्म हो गई है। वो जो शाइनिंग इंडिया था, खत्म हो गया। पाकिस्तानियों को जरा सीधा होना चाहिए, ये अपना पानी बहाल करें, सिंध तास मुआहदा। बिल्कुल ठीक है। मैं सर जरा इसी वो शौक से देखिए, सितंबर 1960 में नेहरू आके कराची में करके गया था शौक से सिंध तास मुआहदा। बिल्कुल हम तो ठीक है। दिल्ली नहीं गए थे मुआहदा करने, वो कराची आए थे। राइट वो सर। मुआहदा बहाल करें। मैं सर वापस आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, सवाल तो मुझे आपसे आप नए हुरमस पे पूछना है कि इस तनाज़े को हल होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये जो अभी बात कर रहे हैं मदर बरलास साहब पे कि पाकिस्तानियों को सीधा होके पानी के मामले को जो है वो उसके ऊपर काम करना चाहिए, इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पानी बहुत जरूरी है और मदर बरलास साहब ने ठीक कहा। लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हम इसको फर्दर नेगोशिएशन में, जैसे हम अमेरिका के साथ एक ईरान के साथ एक माहिदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट सिक्योर करने चाहिए इन दी लॉन्गर टर्म। और मेरी नज़र में उसमें दो बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे हासिल कर सकता है। एक तो ये है कि सिंताज माहिदा, जिसके ऊपर अमेरिका ने इसको वन साइडेड, भारत ने इसको वन साइडेड ये कहा, वो तो कर नहीं थी कि वर्ल्ड बैंक और पता वर्ल्ड बैंक और जितने अदारे हैं वो अभी भी उनकी चाबी जो अमेरिका के पास ही है। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जितने भी अदारे, UNDP हो गया, जितने भी, यूएनओ तो यूनाइटेड नेशन तो खत्म हो गई है ना, वो यूएनओ नहीं, वो UNC बन गई, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन। उसके अंदर कोई इट डजंट हैव एनी स्टिंग। लेकिन उसके जो अदारे हैं वो उनको उनके जरिए पाकिस्तान को मनूवर करना चाहिए। पाकिस्तान अगर पानी तो बहाल कराएगा, पाकिस्तानी नहीं होगा तो डैमों को बम्बार्ड कर देगा। बल्कि वो डैम जो है उनके तो तमामों के दरवाजे जो वो साइबर अटैक से भी खोले जा सकते हैं, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक जो कोशिश ये करनी है कि ईरान के साथ अपने गैस पाइपलाइन का जो मादा है, जो ईरान ने पाइपलाइन बिछा दी है, मैं तो कहता हूँ ये वॉर, जब तक ये वॉर सिचुएशन है ना उनके दरमियान, हम पाइपलाइन डाल दें जो अभी पेंडिंग पड़ी है, जिसकी अलाइनमेंट हो चुकी है, उसको शुरू कर दे। उसके बाद देखी जाएगी जब वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। लेकिन जनाब, इसको करने के लिए ना आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। सवाल है कि क्या वो लीडरशिप आपके पास इस वक्त है? हम तो वो हैं जो गजा का माहिदा, जो 1,60,000 लोगों को जिसने जेनोसाइड किया था, हम उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। तो हमारे क्या सवाल यह होता है, क्या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी ताकत है कि वो ये काम कर सके? सो द आंसर इज बिग एंड नो। समझे, ये भी जो आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ये आप मिलिट्री स्ट्रेंथ पे डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जो बुनियानुल मरसूस ने पाकिस्तान में दुनिया के अंदर कायम कर दी। उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इनपुट नहीं थी, ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक कनेक्टिविटी के तौर पे अमेरिका से भी और ईरान से भी
एक वर्ल्ड पीस के लिए पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है। तो मेरा ख्याल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है गवर्नेंस का, बहुत बड़ा गैप है। और आपने पता है कि यहाँ पे करप्शन का लेवल, आपको पता है कि आप इतनी बड़ी इस वक्त वॉर में हैं, लेकिन आपने आईपीपी की जो कैपेसिटी पेमेंट नहीं रोकी है। हफ्तों की तो हफ्तों, वो जितने इलीट्स हैं आपके, वो सारे आईपीपी के मालिक हैं। आपको हो गया निशाद ग्रुप हो गया, उसके बाद सफायर हो गया, उसमें से आपने वो आईपीपी जिनकी जीरो रेट जनरेशन है, उसको भी आपने 46 बिलियन रुपीस पे कर दी। 3 आईपीपी भी हैं जिनकी 15% जनरेशन है, उनको 370 बिलियन पे। ये किसके पैसे से गए? आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से गए ना। तो आप इन हालात को मद्देनजर रख के अपनी ऑप्शन करें। क्या आप देखते हैं रोजाना आपकी वीआईपी बुक कर रहे होते हैं 30-30, 20-20 गाड़ियां, देखो उनमें क्या पेट्रोल में, उनमें क्या पानी पड़ता है उन गाड़ियों में। एक तरफ कहते हैं, आप हमें लेक्चर देते हैं बड़े बड़े लफाजी के कि जी पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी है जी, आप जी 8 बजे दुकानें बंद कर दे जी, आप इकोनॉमी करें जी, ड्राइव ना करें जी घर में। तो आप आसमान से उतर के आए? आप भी सिर्फ शहर मुल्क के बाशिंदे हैं, ना जाए आप। डोंट कम टू लाहौर, डोंट गो टू इस्लामाबाद। क्या हो जाएगा अगर अपने आसमान टूट पड़े? बट हु वुड डू दैट? हु वुड डू दैट? तो ये जिस मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर हो ना, वहां पे मदर बदला साहब की बात तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में ये इनिशिएटिव नहीं है कि ये इस किस्म के कामों को इवन सोच भी सके। ये तो आपने जनासे मुनीर जाके मिले थे ट्रंप को, जिसमें उनका 1 घंटे की मीटिंग या 3 घंटे चली गई थी, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। उसको अपना उन्होंने यूटिलाइज किया और ये ऑफर की कि जी हम जो है वो सीज़फायर मादे के लिए बात करते, और वो बात चल निकली। उसकी एक पेशरफ्त हो गई, जेडी वैंस आ गया, पहला राउंड हो गया। दूसरा अभी भी ईरान ने प्रपोजल थ्रू पाकिस्तान भेजी है। फिर आर्मी चीफ वेंट टू ईरान, ही स्टेड देयर फॉर 3 days, he made those people understand ईरानियन के लिए क्या करना। सो अगर हम इस अल्लाह करे इस मुज़ाकरात में कामयाब हो जाए तो हमारा स्टेचर और बढ़ जाएगा। तो उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। और ये जो इशू जो मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि IMF को भी प्रेशराइज करना चाहिए कि अब हमारे कर्जे माफ करो, क्योंकि वो कर्जे तो सारे इलीट्स ने इस्तेमाल कर लिए। पाकिस्तान के जो आम आवाम है उन पर तो कोई पैसा नहीं लगा। वो बेचारे तो अभी भी, आपको पता है, लोगों के लिए एक वक्त खाना प्रॉब्लम हो गया। और जो पेट्रोल का जो हाल है, मतलब एक अजीब कंडीशन है दुनिया में। ये तो वो हुकूमत है जिसने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी, जो उन्होंने पुराने रेट पे खड़ा हो। हाँ जी, बिल्कुल। आपको याद है उससे पहले, एक दिन पहले IMF की डिक्टेशन आपके टेलीविजन चैनल पे चल रही थी, उन्होंने कहा जी लेवी बढ़ाएं आप। इन्होंने फौरन उनको सलूट किया, अजी हाजिर हैं जनाब, साहब बहादुर हाजिर हैं। फौरन एक एक्सक्यूज मिला वॉर का, और जो पुराना 92 बिलियन पे जो डॉलर पे जो उसकी कीमत बढ़ा के 400 रुपए, 450 रुपए पे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि हम इस इनिशिएटिव से कोई पॉलिटिकली कोई फायदा उठा सकेंगे। हम इसी रविश पे चलेंगे जिस पे चल रहे हैं, इसी अय्याशियों पे चलेंगे, हमारे ख्वाब जिस पे चल रहे हैं। उनके अंदर कोई कमी नहीं आने लगी, कोई चेक नहीं होने लगा उनके अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम सफर करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बदर बल्लाज साहब, कुछ प्रैक्टिकलिटी में रेड कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को? ये जो हम सालसी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सिफारतकारी की बात करते हैं, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि IMF को प्रेशराइज करना चाहिए, तो आपको लगता है कि इसमें हम कुछ कर पाएंगे? और इंटरनली तो हमने जो है वो कुछ भी नहीं किया, जैसे अभी पेट्रोल की बचत के ऊपर बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब पे, गाड़ियों के काफिले और ये सारा कुछ चल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, जो आपकी पहली बात है, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले ये जो बात की है ना ब्रिगेडियर साहब ने, ये बड़ी जबरदस्त की है। मैं एक दिन के लिए लाहौर गया आजकल में, आज मैं वापस आया हूँ इस्लामाबाद, तो मैंने देखा रास्ते में मुझे 3, 4, 5 कॉन्वॉय नजर आए मुख्तलिफ जगहों पर। एक बंदे के लिए 10-10 गाड़ियां भाग रही है सरकारी। यार को खुदा का खौफ करे, कोई खुदा का खौफ करे और कोई शर्म भी करे। लोगों को आप कफायतशारी के दर्स देते हैं, और अपनी हालत ये है कि एक एक बंदे के साथ 10-10 गाड़ियां भाग रही हैं। मैंने अपनी आंखों से
4-5 कॉन्वॉय देखे हैं। मैं कैसे मान जाऊं जब मैंने खुद देख ली है। और ये वो लोग हैं जो जिनकी 1985 से पहले इनका पता तो करें ये क्या करते थे। किसी का बाप साइकिलों को पंक्चर लगाता था, कोई कांजी बेचता था, कोई साइकिल पे देसी घी बेचता था, कोई कुछ करता था। मैं कहता हूं मेहनत करनी चाहिए, मेहनत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी याद रखें कि दौलत के अंबार जहां कहीं नजर आए समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। मुझे आप बताएं कि मियां शरीफ के बाकी भाई भी तो हैं, उनकी औलादें कहाँ हैं, उनकी जायदादें किधर हैं? वो डायरेक्टली इनको दे गया सारा कुछ। वो सईदा अब्दा हुसैन सियासतदान है, इनके साथ हुकूमतों में रही है, उसकी किताब पढ़े। वो कहती है कि हमारा ट्यूबवेल जब भी खराब होता था तो मिस्त्री शरीफ को बुलाते थे मेरे वालिद साहब। अब मुझे बताएं एक ही घर में अगर ब्रिगेडियर गजनफर कहें कि मेरे वालिद साहब ये करते थे और सैयद जफर हुसैन कहे कि मेरे वालिद साहब ये करते थे, तो दोनों का बयान एक होना चाहिए ना। अब एक भाई कहता है मेरा वालिद तो बड़ा बेचारा मजदूर आदमी था, और दूसरा भाई कहता है कि मेरा वालिद तो लैंडलॉर्ड था। पता नहीं भैया हम किसका सच माने, किसी लड़की का सच माने, लड़के का सच माने, एक भाई का माने, दूसरे का माने, किसका माने? और जो हकायक हैं वो तो सबके सामने है कि ये किधर रहते थे और क्या करते थे। और वो पुरानी वीडियोस भी लोग देखते हैं कि चटनी से रोटी खाते थे। अब आप देखें इस वक्त जो हालत है, मैं आईपीपीस पे बात करूंगा लेकिन हालत पहले सुन ले। सिंध में एक सिस्टम चलता है, उसका नाम सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें से करप्शन के तहत रुपयों की बोरियां जाती हैं, पता नहीं किस सिस्टम में जाती है और काम होते हैं और ठेके ये वो खाए जाते हैं। पंजाब की आप हालत देखें, मैं बाकी काम ही छोड़ देता हूं। मैं नहीं कहता कि उस जहाज की इनवॉइस दिखा दें, मैं नहीं कहता, मैं तो गंदम पे बात करूंगा। आप देखिए कि 11 प्राइवेट कंपनियां हैं जो पंजाब में गंदम खरीद सकती हैं, इसके अलावा नहीं कोई खरीद सकता। ये 11 कंपनियां किसकी हैं उसामा साहब आप पता कर लीजिएगा। और ये 11 कंपनियां किसके रिश्तेदार हैं, ये प्राइवेट कंपनियां, कि इनको सरकारी गोदाम दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, इतना फैसिलिटेट करते हैं प्राइवेट लोगों को। और इन कंपनियों को 6 अरब का बारदाना दे दिया गया है कि ये कंपनियां लें। और ये कंपनियां जो हैं इनके महकमा फूड के 400 मुलाजमीन भी इनको दे दिए गए हैं। और यहां बात नहीं रुकी, ये कंपनियां जितना लोन बैंकों से लेंगी वापसी पे उसका 70% जो मार्कअप है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। सुभान अल्लाह, इतनी फरेफ्ता हो गई है। मुझे आप ये बताएं कि ये जुल्म नहीं तो और क्या है कि डायरेक्ट ही आड़ती बन गए हैं। अब इसके बाद सुन ले, इनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने आईपीपीस किए। मैं समझता हूं, मैं इनको मुहिब वतन नहीं कहता, मेरी बातों को बेशक लोग माइंड करते करें, मैं इनको मुल्क दुश्मन समझता हूं। जिन्होंने ये मुआहदे किए मैं उनको मुल्क दुश्मन कहता हूं। इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा। ये डॉलरों में कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं, मुझे बताए बिजली आए ना आए इनको पेमेंट हो जाए। और ये जो एलएनजी का मुआहदा खैर से किया था मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आप एलएनजी आपको मिले ना मिले, एक तो महंगा मुआहदा हुआ, आपने 15 मिलियन देना है कतर को और 3 अरब डॉलर से ज्यादा आप दे चुके हैं। एलएनजी आए ना आए 15 मिलियन देना है हर महीने। यार ये लोग ये मुल्क के वफादार थे, ये किसके वफादार थे, ये कैसे मुआहदे करते थे। फिर मैं शमशाद अहमद खान की अगर बातें इधर दोहराना शुरू कर दूं ना, वो जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि ये क्या कुछ करते रहे खिलवाड़।
और पाकिस्तान में हर काम इन्हें बाद में याद आता है। जब वो जमात अली शाह डैम बनाने दे रहा था, वो पानी का इंचार्ज बना फिरता था। मैं उस वक्त भी इनकी तवज्जो दिलवाता था अपनी हुकूमतों की। ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। उन्होंने बगलियार डैम बना लिया, उन्होंने किशन गंगा बना लिया, उन्होंने बहुत से डैम बना लिए, और हमें याद ही नहीं आया कि सिंध तास मुआहदा भी है। बाद में याद आया। 15-20 साल पहले मैं ब्रिगेडियर साहब के महकमे के कुछ लोगों को कहता था, ओ भाई आपके बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा काम खराब कर रहा है यूएई। तो मुझे वो कहते नहीं वो तो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। और मैं कहता नहीं ओए, ये वो दुश्मन है हमारा, वो खिलवाड़ कर रहा है। अब इनको समझ आई। उस वक्त मुझे कहते थे आप कैसे कहते हैं? मैं कहता था दुबई एक नाले पर है, आपका ग्वादर जो है वो डीप सी है, वो नहीं चाहते ग्वादर कामयाब हो। और फिर मैं इन्हें कहता था कि आप लोग, आपका अदारा है, आप चेक करें कि 22,000 मुलाजमीन को जो बलूचिस्तान हुकूमत के हैं, उन्हें रेजिडेंशियल वीजा दुबई ने किस बुनियाद पर दिया हुआ है। तो अब दुनिया को समझ आई कि इसराइल, भारत और यूएई का एक इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद उस वक्त भी था। लेकिन पाकिस्तान में आप सच बोलेंगे तो आपको कहा जाएगा यार ये उल्टी सीधी बातें करता है। मेरा मुल्क है, मुझे दुख है, मेरी धरती को लूटा है। अगर एक सनवे में ब्लैक टिकट बेचता था तो दूसरा बर्फ के ब्लॉक बेचता था ब्लैक। ये 60s में इन्होंने कारखाना लिया हुआ था ठेके पे बर्फ का। यार हमने ब्लैकियों को ऊपर बिठा दिए। ये कोई कौम है? ये क्या मजाक है? वोट किसी को देते हैं, चांद तारा किसी का निकल आता है। ये अजीब काम है। ये जो पॉलिटिकल बात की है ना ब्रिगेडियर साहब ने, बिल्कुल सही। इस्तेकाम, सर मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ से जी जाली लोगों से नहीं आता। बिल्कुल सही। एक आखिरी बात कर लेने दें जी एक इशारा किया सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दिन पहले फॉर्म 47 के हवाले से और फॉर्म 45 के हवाले से। उस फैसले को अपना लें। इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये जो इस वक्त चोर ठग बैठे हुए हैं, मैं ये जितनी सफारतकारी हुई है ना, इसका सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल को देता हूं। उसने किया, इन्होंने नहीं किया कुछ भी। बिल्कुल ये तो ऐसे ही भाई टाइयां ऐसे लगा के फिरते हैं जैसे ये पैदा ही लंदन में हुए हैं। राइट तो देखे सूट पे इससे बुरा वक्त क्या आया हुआ कि अता तारड़ भी सूट पहनता है। सुभान अल्लाह। राइट सर, ये मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ। अता तारड़ साहब को तो वो जो उन्होंने वो उसको बुलाया है IBS अखर के, उसको उसके ऊपर बड़ी जो है वो दाद मिल रही है। ब्रिगेडियर साहब मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय बॉर्डर्स के ऊपर भी थोड़ी सी टेंशन की बात सुन रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान के हवाले से भी जो है वो जंगबंदी नहीं हो सकी, तो इस हवाले से बताइए। हम ये ईरान अमेरिका के अंदर इतना मीडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे फोर्सेस पे पूरा यकीन है कि ज़ाहिर है कि वो उनकी पूरी नज़र और पूरा वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी नज़र शायद अफगानिस्तान के मामले पे उस तरह से नहीं है। तो सर क्या सूरत हाल है? आज पाकिस्तान दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट चल रही थी कि जी सीज फायर जो है वो खत्म नहीं हुआ जी, और देयर इज नो सीज फायर, मतलब सीज फायर कोई नहीं है, सीज फायर खत्म हो चुका है। इसका मतलब है गज़बुल हक जो है वो ऑपरेशन जो है वो तक जारी है। लेकिन मेरा ख्याल चूंकि हमने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठा लिया था, ये जो वर्ल्ड पीस का जो एक बहुत बड़ा काम था कि दुनिया में अमन लाना, और उसके लिए जो डिप्लोमेसी की जो जैसे मैंने आपसे अभी बरलास साहब ने भी फरमाया कि जी जनाब मुनीर ने जो एक फील्ड मार्शल ने जो इनिशिएटिव लिया, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत डीपली इन्वॉल्व रहा। उसके अंदर फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व था, और जहाँ आपको पता है कि विजिट्स और उसके बाद बातचीत, तो एक बहुत बड़ा काम था। तो उसमें मेरा ख्याल ये जो चीज़ थी, क्योंकि ओरमची में एक मुज़ाकरात हो रहे थे चाइना में पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की, खबरें ये आ रही थी और चाइना की तरफ से भी आ रही थी कि वो मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हो रही है। लेकिन अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसके हिसाब से तो नहीं लगता मुज़ाकरात में पेशरफ्त है, क्योंकि एक और स्टेटमेंट आ गई, अलकायदा ने कहा जी कि हम भी मौजूद हैं अफगानिस्तान में। अब अलकायदा भी मौजूद है अफगानिस्तान में। UNDP, अभी UN की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी कहा कि 6000 दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान के अंदर 2025 में
कोई 600 अटैक हुए। उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी मतलब है जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने अमेरिका अफगानिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त उसके ऊपर भी उन्होंने छापी। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के अंदर 3 बहुत बड़े इस वक्त डिबैकल्स हैं। एक लेजिस्टिमेसी फेलियर है, यानी जो अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत बैठी है वो लेजिटिमेट नहीं है, और आप सबको पता है कि दे आर नॉट लेजिटिमेट। वो तो आए थे थोड़े अरसे के लिए कि हम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा एक वेलफेयर फेलियर है कि लोगों की वेलफेयर जो है वो नहीं लुक आफ्टर की जा रही, और फिर सिक्योरिटी फेलियर है। और वो साहब आपको जाएंगे क्योंकि वहां पे 6000 दहशतगर्द अगर हैं तो सिक्योरिटी फेलियर तो हो गया। उसके साथ साथ यूएनडीपी की रिपोर्ट आप पढ़े, उन्होंने कहा कि जी 64.9% जो अफगान पॉपुलेशन है उसमें 26.9 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी के लेवल से नीचे, जिनके पास एक वक्त का खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है और उनके ऊपर रहने के लिए छत नहीं है। OHCA की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा जी 22.9 मिलियन लोग हैं जिनको ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है। अब आप इसमें लगा लीजिए कि उनकी क्या इकोनॉमी का क्या हाल है। हालांकि डॉलर हमारे से सस्ता है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे तो डॉलर बिकता है ना, यहाँ से पकड़ के बाहर ले जाते हैं, पहले दुबई ले जाते थे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। और सारे ले जाने वाले आपको पता है कौन लोग होते हैं, कोई मॉडल गर्ल होती है, कोई टाउट होते हैं जो यहाँ से डॉलर ले जाके डॉलर महंगा करते हैं। तो फिर अब पाकिस्तान के अंदर वहां पे जो हाल है उसमें बाजोड़ के अंदर उन्होंने हमला किया जिसमें हमारे सिविलियन शहीद हो गए। अभी परसों वो मिलिटेंट का थे बॉर्डर लाइन क्रॉस करके वो दरपा खेल एक जगह नॉर्थ वजीरिस्तान में दावड़ का इलाका है, वहां आ गए। वहां आके उन लोगों को वो आके कहते हैं वहाँ बड़ी प्रॉब्लम चली है, गांव में आ जाते हैं, कहते हैं हमें खाना खिलाओ, हमें रहने के लिए जगह दो। अभी उन गांव वालों के लिए बेचारों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो उनको रहने के लिए जगह देते हैं तो वो फैसिलिटेटर में आ जाते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो मारते हैं। तो वहां भी यही हुआ दरपा खेल में। तो उनके जो उनके हेड थे मलिक सैफुल्लाह, उनको उन दहशतगर्दों ने मार दिया और उनको मारा तो उस पूरे दरपा खेल ट्राइब ने हथियार खा लिए, उन्होंने 8 दहशतगर्दों को फारिग कर दिया। यानी वहाँ मुकामी लोग खड़े हुए। लेकिन वहां पे चूंकि पाकिस्तान के अंदर अटैक जारी हैं तो बात यह है कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमारे यहाँ सिविलियन शहीद होते हैं तो याद रखिएगा हमारे सिविलियंस का भी खून उतना ही कीमती है जितने किसी भी सिविलियंस का होगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए वहां पे जाके गांव में ठोके, और अगर यहाँ 8 सिविलियन मारे वहां जाके 16 मार के आए। जब तक आप उस सेंचुरीज को तबाह नहीं करेंगे और गजबुल इराक को दोबारा शुरू नहीं करेंगे और उनकी बॉर्डर पोस्टें तबाह नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने 32 किलोमीटर का इलाका तो एक बफर जोन के तौर पे लिया है, लेकिन इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक बड़ी सेइंग है पुरानी कि लातों के भूत भातों उनको बातों से नहीं मानते। और दूसरे ये बेगैरत लोग हैं, आपको पता है, इनसे बड़ा मतलब ये वो लोग हैं। अभी देखिए उनके जितने आप मुल्ले उठा के देखें जो शलवारें ऊपर करके या परने रख के फिरते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में पड़े। ये मुल्ला याकूब जो है ये कराची में बनोरी टाउन और कराची की समीप वहाँ ये पाकिस्तान की ज़कात का पैसा खाते रहे। लेकिन ये जो उनका नेशनल कैरेक्टर है ना कि जिस थैली में खाओ उसी में छेद करो, जो अफगानों का नेशनल कैरेक्टर, ये उसके तहत अब पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। परसों वो बयान दे रहा था कि जी ड्यूरेंट लाइन मतलब ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम किया है। वो अभी भी उसकी जो तमाम का तमाम रिकॉर्ड है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं। उसको मीर अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके ड्यूरेंट लाइन में मार्टिन ड्यूरेंट डिटेल किया था बरतानवी हुकूमत ने, जिसने ये तमाम की तमाम ड्यूरेंट लाइन जो है ये डिमार्केट की थी। उसके बाद पारा चुनार में जो है वो एक डेलीगेशन थे दोनों मुल्कों के जो जमा हुए थे, और उन डेलीगेशन ने वो जो अपना वो जो एग्रीमेंट है वो साइन किया था। सही सर। मीर अब्दुल रहमान के बाद बाकी जितने किंग नादिर शाह और मीर हबीबुल्लाह ने उसको रेटिफाई किया। तो बात यह है कि इसके ऊपर जब ये चीजें हैं तो पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव पॉस्चर रखना है, अदरवाइज अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। और आपको पता है वो अफगानिस्तान का, इंडिया का और इजराइल का एक नेक्सस है, और ये तीनों दहशतगर्द मुल्क है। इंडिया की दहशतगर्दी आपको पता है। अब वो जो उनका एक वो वजीर दिफा है नींबू सिंह, वो राजनाथ सिंह जो है, वो जो रफेल के ऊपर नींबू फेंक रहा था, छिड़क रहा था जब रफेल आए थे जी, और वो रफेल के टायरों के नीचे नींबू रख रहा था। उसने वो एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो नींबू सिंह ने वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को फिर थ्रेट किया।
कि जी हम ये कर देंगे, तो वो भाई कर लो यार, आ जाओ फिर, मैदान भी मौजूद है, देसी भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक सही है ना? सर ये जो है ये दहशतगर्दी ना इन भारत से रुकेगी, ना इजराइल से रुकेगी, ना अफगानिस्तान। ये दहशतगर्दों का एक नेक्सस है जो टॉप पे आके बैठ गया है, और उनका डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो वो तमाम चीजें जो है इसकी वजह से इस खित्ते में और दुनिया में, अब आप याद है कि आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को पायरेट कह दिया। उसने कहा वी आर लाइक पायरेट इन दी ओपन सी, दैट वी आर स्टॉपिंग द शिप एंड सर्चिंग देम एंड एक्टिंग लाइक द पायरेसी ऑपरेशन। अब इस किस्म का आदमी जब सदर हो और इस किस्म का शैतान याहू हो जो मौजूद है अपना इजराइल के अंदर, और नरेंद्र मोदी हो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हिटलर और मैसेडोनी से भी कमीना, जलील और गिरा हुआ दहशतगर्द है। तो आप बताइए खित्ते में और दुनिया में अमन बिल्कुल सही सर। मुझे लास्ट कमेंट मदर बरलाल साहब अफगानिस्तान के मामले पे अगर आप कमेंट कर दीजिए तो मुझे फिर क्लोजिंग पे जाना है। यार आसान फरामोश लोग हैं, इनको हमने मुश्किल वक्त में अपने वतन का हर शहर के दरवाजे खोल दिए, वरना ये ईरान भी गए थे, ईरानियों ने इनको कैंपों में रखा, और हमने प्यार मोहब्बत से, अखुबत से, भाईचारे के तहत सारे दरवाजे खोले। ये सही फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर गजनफर, ये यहाँ पढ़ते रहे, यहाँ खेलते रहे, यहाँ कारोबार करते रहे, और आज ये आसान फरामोशी कर रहे हैं, ये निमक हराम है। ये दुरुस्त बात है। मैं इनको कभी ये नहीं समझता कि ये कोई आसान याद रखने वाले, ये आसान फरामोश लोग हैं, और ये पाकिस्तान से दुश्मनी का खेल खेलते रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वहीं से होती रही है, ये दहशतगर्द पालते रहे हैं, इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है। देखिए पाकिस्तान हमारा वतन है, हमें सबसे ज्यादा अजीज है, और ईमान का हिस्सा भी है वतन से मोहब्बत। तो उसमें अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, कोई इसराइल हो, कोई भी हो, जो हमारे मुल्क की तरफ देखेगा हम उसके साथ लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे जी? बिल्कुल सही। हमने को चूड़ियां पहन रखी हैं, पिछले 6, 7, 8 वर्षों में देखो 2 दफा हमने इंडिया को हराया है। 2019 में पहले हराया हमने, जब इनका पायलट आया, बड़े हमला करने आए थे ये लोग, और फिर पिछले साल भी इनको नाको चने चबवाए हमने। लेकिन एक बात मैं करूंगा जी कि चीन वाले बड़े सियाने लोग हैं, अपना असला उन्होंने पहले पाक इंडिया जंग में टेस्ट किया, अब उन्होंने ईरान अमेरिका जंग में टेस्ट किया, पास हो गए हैं चीनी, और उन्होंने बता दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी का मुकाबला आप लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। क्लोजिंग पे जाना है मुझे सर, जगहों में टेस्ट करते हैं। राइट सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। मदर बरलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।